इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है देखिएगा, लिखा हुआ है अनुस्वार और विसर्ग। तो ये दोनों अयोगवाह कहे जाते हैं और इनको लिखा जाता है छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के साथ ही लिखा जाता है, स्वरों के साथ में लिखा जाता है। लेकिन ये अयोगवाह होते हैं, ये स्वर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। अब हम लोग अनुस्वार के बारे में देख लेंगे। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ अनुस्वार के बारे में कुछ विशेष, ठीक है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। ये सघोष वर्ण है। सघोष का मतलब होता है जब मैं किसी भी वर्ण का उच्चारण करता हूँ या जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहा जाता है। मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहा जाता है। अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब होता है कम वायु। देखिए, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकलती है, कम वायु निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो जो अनुस्वार है, अनुस्वार जो है ये अल्प प्राण है। क्वेश्चन आता है कि अनुस्वार जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका है। ये सघोष है कि अघोष है, तो ये सघोष होता है। अनुस्वार महाप्राण है कि अल्प प्राण है, तो ये अल्प प्राण होता है। और जो अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण इन्हीं पांचों में से कोई एक होगा, हमेशा ही ध्यान रखिएगा। यही पांचों उच्चारण में आते हैं अनुस्वार में। आगे देखेंगे। लिखा हुआ है विसर्ग। विसर्ग देखेंगे क्या होता है, तो विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है और ये भी सघोष होता है और महाप्राण होता है। महाप्राण का मतलब होता है ज़्यादा वायु निकलती है। जब हम बोलते हैं आहा तो हमारे मुख से वायु की मात्रा ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा वायु निकलती है, इसीलिए इसे महाप्राण कहा गया है। और इसका जो उच्चारण होता है वो आहा के रूप में होता है। लिखा हुआ है आगत स्वर क्या है, तो आगत स्वर में जो ये अ है, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ऑफ, ऑफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो ये वाला स्वर है इसे आगत स्वर कहते हैं और ये अंग्रेजी से लिया गया है। ये हमारी हिंदी में नहीं था, लेकिन हम लोग ऑफ बोल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आगत स्वर है और ये अंग्रेजी से लिया गया है। एग्ज़ाम में आता है कि आगत स्वर कौन सा है, तो जो 4 ऑप्शन होगा उसमें ये दिया होगा। ये स्वर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। जीभ के पिछले हिस्से से इसका उच्चारण होता है, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ प्लुत स्वर क्या होता है, तो प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर का 3 गुना ज़्यादा समय उच्चारण में लगता है। ह्रस्व स्वर का मतलब समझिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। मतलब जितना हम अगर बोलते हैं आ, तो आ को बोलने में जितना समय लगता है इससे 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर बोलने में, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या फिर मूल स्वर भी कहा जाता है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है, ध्यान रखिएगा। और देखिए कैसे लिखा जाता है प्लुत स्वर को, आप देखिएगा लिखा कैसे जाता है। देखिए ओम, देखिए ये हमारा प्लुत स्वर है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्लुत स्वर है वो हिंदी में नहीं है, संस्कृत में होता है, ये हिंदी में प्लुत स्वर नहीं होता है। लेकिन कई बार हिंदी के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, हिंदी के पेपर में पूछा गया, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। लिखा हुआ है स्वरों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा कुल स्वरों की संख्या, यहाँ पर कुल लिख दे रहा हूँ मैं, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या 11 है। कुल की बात कर रहा हूँ, मतलब टोटल 11 स्वर हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल स्वर या फिर शुद्ध स्वर कितने हैं, तो मूल या शुद्ध स्वर अगर आए क्वेश्चन तो आपको उत्तर लगाना है 10 स्वर हैं, ध्यान रखिएगा। शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भाई, हमने कहा 11 स्वर हैं लेकिन शुद्ध स्वर 10 हैं, तो क्यों कहा ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए री का जो उच्चारण है वो अब री ना होकर के आधा रा प्लस ई, तो री होने लगा है, इसीलिए एक स्वर
ये स्वर तो है लेकिन शुद्ध स्वर में ये अब नहीं माना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वरों में इसकी गिनती होती है लेकिन शुद्ध स्वर में इसकी गिनती नहीं होती है। लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन इन दोनों वर्णों को जोड़ करके, ठीक है, ली और री को जोड़ के। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। इसमें भी मतलब देवनागरी और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है और इन दोनों को जोड़ करके इनको भी साथ में इसमें गिनती की गई है, ठीक है। लिखा हुआ हिंदी वर्णमाला में अन आह क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा स्वर, अयोग वाह, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये अयोग वाह होता है। अयोग वाह ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लिखा हुआ अयोग वाह कहा जाता है, अयोग वाह किसको कहा जाता है भाई, महाप्राण को गलत, अल्पप्राण को गलत, संयुक्त व्यंजन को गलत। अब देखिए कुछ स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा सर आपने तो महाप्राण में भी बताया कि विसर्ग महाप्राण होता है और अनुस्वार अल्पप्राण होता है, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, अलग अलग ऑप्शन है, इसलिए नहीं हो सकता है। अगर यही दोनों एक होते तब भी एक बार, अगर ये नहीं होता तब हम एक बार इसको सोच सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा का मतलब जो ऐसा नहीं होगा कि महाप्राण और अल्पप्राण लिखा हो और उसमें अयोग वाह पूछ लिया गया, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विसर्ग को हम अयोग वाह कहते हैं, देखिए अन और आह इसको हम बोलते हैं विसर्ग। तो ये यहाँ पर नहीं लिखा ये वाला, इसके बारे में लिख दिया है, तो अयोग वाह तो ये दोनों होते हैं, ये भी अयोग वाह है, ये भी अयोग वाह है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में अयोग वाह सिर्फ विसर्ग को बोल दिया है, तो उत्तर तो आपको यही देना होगा, आंसर आपका विसर्ग हो जाएगा। लिखा हुआ है अयोग वाह कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार और विसर्ग को, या फिर संयुक्त व्यंजन को, या फिर अल्पप्राण को, तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अयोग वाह जो है वो अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को माना जाता है, ये होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग, ठीक है। लिखा हुआ अयोग वाह वर्ण कौन सा है, तो सिंपल सा आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अन और आहा। लिखा हुआ किस शब्द में री ध्वनि नहीं है, तो देखिए री ध्वनि आपको ध्यान रखना है, ये किस में ये लगा है, ये चीज़ देखिए इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आज। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे कंटेंट में मैं लेकर के आता रहूँगा और सभी चीज़ें आपको क्लियर करवा दूँगा, तो ध्यान से आप पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में। समझ के पढ़ना है आपको, रटना नहीं है। अगर आप रट के पढ़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, रट के आप सिर्फ जो रटे हैं वही कर सकते हैं। तो दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।